उत्तराखंड में विकास के अपने कार्यों को लेकर, लेकिन क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ रोड मैप है उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल साहब। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार अपने विजन के साथ अपने सूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। अरविंद सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल समझना चाहूंगा। कर्नल कोठियाल आपके पास बैठे हुए हैं। सीएम के नाम का ऐलान करते वक्त कर्नल कोठियाल ही जहन में क्यों? कर्नल कोठियाल में वो सारी खूबियां हैं जो आज उत्तराखंड में एक अच्छे सीएम के लिए जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है एक ईमानदार चेहरे की। 21 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल 11 साल बीजेपी ने राज किया। 55,000 करोड़ 60,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। ये पैसा गया कहां? ये सारा पैसा चोरी हुआ है। सबसे भ्रष्ट सरकारें, सबसे भ्रष्ट नेता आपको यहां मिलते हैं जिन्होंने सब कुछ लूट लिया। तो आज उत्तराखंड को एक ईमानदार चेहरे की जरूरत है। कोठियाल साहब वो ईमानदार व्यक्ति हैं, कट्टर ईमानदार आदमी है। नंबर 1, रिटायर्ड फौजी हैं, कट्टर देशभक्त हैं। फौज में रहते हुए इनके ऊपर गोलियां खाई इन्होंने और कुछ गोलियां इनके शरीर में आज भी ये लेके साथ घूमते हैं। तो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई। और रिटायर होने के बाद इन्होंने 10,000 पहाड़ के बच्चों को ट्रेनिंग देके फौज में भर्ती कराया है। क्या जरूरत थी इनको? तो अपने आप ही से इनको राजनीति में नहीं आना था, हम जबरदस्ती इनको खींच के लाए हैं राजनीति में कि आप आइए। तो 10,000 बच्चों को, उत्तराखंड के पहाड़ के बच्चों को इन्होंने खुद ट्रेनिंग, अपने पैसे से ट्रेनिंग देके गरीबों के बच्चों को फौज में भर्ती कराया। जब केदारनाथ 2013 में जब केदारनाथ पे आपदा आई थी, तो एक बार तो लोगों को लगने लगा था कि ये दोबारा इसका पूरा ठीक हो सकता है क्या? इतनी बड़ी भीषण त्रासदी थी। तो उस वक्त इन्होंने अपनी पूरे इस बच्चों की, यूथ की फौज लेके इन्होंने वहां पे उसका पुनर्निर्माण किया केदारनाथ का, और आज वापस जिस रूप में है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, एक सवाल जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है और जनता के जहन में भी होगा, वो ये कि जिस दिल्ली मॉडल का आप लगातार बात करते हैं, हवाला देते हैं, उत्तराखंड के लोगों को कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे सर कि विकास के वो सारे जो पैमाने हैं वो उत्तराखंड में भी सफल हो पाएंगे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती? मेरे को सरकार चलाते हुए अब 7 साल हो गए। मैंने ये सीखा है अपने इस छोटे से 7 साल के कार्यकाल में कि सरकारों में किसी चीज की कमी नहीं है। एक ही चीज की कमी है, नीयत की कमी है। अगर अच्छी नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, हमें तो स्कूल बनाने नहीं आते थे, हमें तो पता ही नहीं था स्कूल कैसे चलते हैं, हमें तो अस्पतालों का ज्ञान ही नहीं था, हमें तो बिजली का कुछ नहीं पता था, पानी का कुछ नहीं पता था, सड़कों का कुछ नहीं पता था। हमारी नीयत साफ थी, एक जज्बा था कि कुछ करना है। तो हमने स्कूल चलाने वालों को इकट्ठा किया, उनसे समझा और स्कूल ठीक कर दिए। हमने जो अस्पताल चलाने वाले थे उनको इकट्ठा किया, उनसे समझा, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, क्योंकि नीयत साफ थी, कुछ करना था हम लोगों को। उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो भी समस्याएं हैं जो दिल्ली की थी। स्कूल यहां खराब है, हम स्कूल ठीक करेंगे। अस्पताल यहां खराब है, अस्पताल ठीक करेंगे। यहां पे बिजली 24 घंटे बिजली नहीं आती, पावर कट लगते हैं, बिजली ठीक करेंगे। तो वो जितने काम दिल्ली में किए वो भी करेंगे, और जो उत्तराखंड की अपनी समस्याएं उनको भी ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। सर, उसी से जुड़ा एक सप्लीमेंट है। जैसा आपने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है सूबे के ऊपर। लोगों के जहन में सवाल हो सकता है कि ये सब कुछ हो कैसे पाएगा मुमकिन, तब जबकि सूबे पर तो ऑलरेडी डेफिसिट है, कर्जा है। ये सोचने की बात है कि ये 60,000 करोड़ गया कहां? क्योंकि पिछले 21 साल में ना तो कोई नया अस्पताल बना यहाँ पे, ना कोई नया स्कूल खुला, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई नया कॉलेज बना, ना कोई नई सड़क बनी। तो ये 60,000 करोड़ गया कहां? ये इनके स्विस बैंकों में गया है। आज उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो उत्तराखंड में कोई सरकारी काम हो जी,
उस सरकारी काम में कितना करप्शन होता होगा? कोई कहता है 50% होता है जी, कोई कहता है 60% होता है जी, कोई कहता है सारा ही खा जाते हैं जी। 20% मान लो, ठीक है, 55,000 करोड़ का 20% हुआ 11,000 करोड़ रुपए। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो 11,000 करोड़ तो ये सीधे ही बच गए। और ये जितनी हमने योजनाएं अनाउंस की हैं, इसका खर्चा 3,500-4 हजार करोड़ का है। अच्छा, ये सब कैलकुलेटेड है? ये सब कैलकुलेटेड सब है। पूरा विजन हमारे जितना भी हमने कहा है, हम फ्री बिजली देंगे, बेरोजगारी पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, महिलाओं को 1,000, ये सब मिला मिलो के 3,500-4,000 करोड़ का खर्चा है, बड़े आराम से निकल आएगा। ठीक है सर, एक आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहा है, हरीश रावत साहब भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है, उत्तराखंड को समझना है तो थोड़ा 5-7 साल का वक्त बिताते तो ज्यादा बेहतर होता। कितना दम आपको नजर आता है इस आरोप? ये तो यहीं पैदा हुए हैं जी, यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं खाया, यहीं पिया, ये तो गांव गांव में वाकिफ हैं, हर गांव घूम चुके हैं ये। तो ये यहाँ पे वो पता नहीं हरीश रावत साहब कैसे कह रहे हैं कि कोटियाल साहब अभी आए हैं और अब चले जाएंगे, यहीं के आदमी हैं। ठीक है, तो वैसे भी ना आजकल क्या होता है कि बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, विपक्ष कह रही है कि आप ऐसा कैसे करेंगे, तो दोनों पार्टियों ने ना अभी से अपने को विपक्ष मान लिया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उत्तराखंड का नवनिर्माण कैसे होगा। ठीक है, आपने अपनी जो 5 गारंटी हैं उनका ऐलान किया है, वो 5 गारंटी आपको क्यों लगा कि उत्तराखंड के लिए उन गारंटियों पर बात करना बेहद जरूरी है? अभी मैं ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूं, तो 10 पॉइंट एजेंडा हमने दिए हैं जी। हम स्कूल ठीक करेंगे जैसे दिल्ली में किए, हम अस्पताल ठीक करेंगे जैसे दिल्ली में किए, दिल्ली के कोने कोने में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी जरूरत है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची अभी तक, तो जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है वही इसका समाधान है कि हर गांव में, पहाड़ के गांव में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। और आज दिल्ली में 2 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार हो, हर एक का पूरा इलाज दिल्ली सरकार मुफ्त में कराती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आपको फीवर है, क्रोसिन चाहिए, वो भी फ्री, और कैंसर हो गया, ट्रांसप्लांट कराना है, वो भी फ्री। वैसे ही उत्तराखंड वासियों को पूरा फ्री ट्रीटमेंट देंगे। क्या इसको लेकर भी कोई रोड मैप है कि अगर सत्ता में आते हैं तो शुरू के 3 महीने में, पहली कैबिनेट में शुरू के 6 महीने में ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर तो फैसला ले लिया जाएगा? कर्नल कोठियाल, सबसे पहले तो था कि 300 यूनिट बिजली ये डिक्लेयर कर रखा है, जिस दिन सत्ता में आएंगे सबसे पहले 300 यूनिट बिजली और उसके प्रोवाइड कराई जाएगी मुफ्त। उसके बाद में है हमने जो प्लान बना रखे हैं कि किस प्रकार से रोजगार की कार्रवाई होगी, उसको सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। और उसके साथ में शुरू होगा टीचर्स की ट्रेनिंग, ताकि जल्दी ही टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद में, और टीचर्स की ट्रेनिंग ना मुश्किल नहीं है, उन्हें 15-15 दिन दिल्ली में जाकर के रोटेशन में वहां के टीचर्स के साथ में, वहां के ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होते हैं जैसे, उनके साथ में बैठ करके करा जाए, और हम एजुकेशन की जो ये अपनी प्रोसेस है उसे शुरू करा दें। उत्तराखंड की जब बात होती है तो पलायन का जिक्र जरूर होता है। कुछ मैं आंकड़े पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया कि जब से वजूद में आया है उत्तराखंड, तकरीबन 35% जो पहाड़ी आबादी है, यंग आबादी है, वो अपने घर को छोड़ चुकी है, अपने गांव को छोड़ चुकी है। ऑन एन एवरेज लगभग 250 लोग रोज पलायन कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। एक और रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि लगभग 60% आबादी अब तक छोड़ चुकी है उत्तराखंड को, जिसकी वजह एक बड़ी रोजगार है। किसी भी राज्य के लिए इससे अनफॉर्चुनेट बात नहीं हो सकती कि उस सूबे को लोग छोड़कर जा रहे हैं। इसके लिए कोई रोड मैप है आपके पास? जैसा भी इन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने का बहुत स्कोप है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, स्पेशली टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे इतनी खूबसूरती दी है प्रकृति ने, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, जड़ी बूटियां हैं, जंगल हैं, तो किस्म किस्म के स्पोर्ट्स, किस्म किस्म के एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म वो शुरू किए जा सकते हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पे स्कोप है रोजगार तैयार करने का कि मुझे तो पर्सनली उम्मीद है कि न केवल यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो बच्चे छोड़ के चले गए वो भी शायद ये रियलाइज करेंगे कि वहां हो सकता है 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हो, यहाँ वापस आएंगे तो उनको और ज्यादा पैसा कमाने को मिलेगा। रोजगार पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड के लिए क्या रोड मैप है? देखो, यहाँ पे तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास हिमालय है, और हिमालय में तो इतने ज्यादा स्कोप हैं। टूरिज्म को खाली हम, एक शब्द होता है टूरिज्म, खाली टूरिज्म नहीं बोल सकते। टूरिज्म के ना बहुत सारे एंगल्स हैं। धार्मिक टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैकर्स टूरिज्म है, होम स्टे का टूरिज्म है।
मैं तो कहता हूं डिजास्टर टूरिज्म है यहाँ पे। कई बार मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि डिजास्टर नाम क्यों ले रहे हो। एक उदाहरण दूंगा डिजास्टर टूरिज्म का, हम सबको समझ में आ जाएगा। कुछ टाइम पहले क्या हुआ, अभी 2-1 साल पहले की बात होगी, आपको शायद याद होगा, जब यमुनोत्री जाते थे तो वहां पे ना ऊपर से अचानक पत्थर गिरने शुरू हो जाते थे, जिसमें एक बार डीएम साहब और एसपी साहब भी फंस गए थे। तो हमको किसी ने बोला, ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, कि हमें कोई ऐसी जगह दिखाओ जहां पे कि हिमालय में कोई अलग दिख रहा हो। तो मैंने कहा हिमालय में तो सभी कुछ अलग है। हिमालय वो यंग माउंटेन है, नया पहाड़ है दुनिया में, जो कि धीरे धीरे सेटल हो रहा है अभी। तो मैंने उनको बताया कि आप 8 दिन के लिए आइए। तो जेएनयू के थे एक प्रोफेसर जी, एक सिविल थे, एक फॉरेनर थे, ऐसे 4 लोगों की टीम आई। वहां पे क्या है, यमुनोत्री जब जाते हैं ना तो एक पीरियड होता है जब अचानक बुड़ बुड़ करके पत्थर ऊपर से निकल के गिरते हैं नीचे। अब ये तो एक बड़ी नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन रिकॉर्ड कौन करे और देखे कौन। तो उनको हमने बगल वाले पहाड़ में बिठा दिया, सेफ एक टेंट लगाया, अच्छा खाना की व्यवस्था कर दी, टॉयलेट की व्यवस्था कर दी, गांव वालों को साथ में लगा डिजास्टर दिया। में भी संभावनाएं हैं। उन्होंने कैमरा लगाया, चौथे दिन उनको ना पूरा पत्थर गिरते हुए दिखा। वो सबसे ज्यादा उसमें वीडियो में ना लाइक जो पड़ती है इसमें अपना यूट्यूब में, वो उस पे आई। ऐसी दिखाने की कितनी चीजें हैं यहाँ पे। उत्तराखंड की जनता दल बदल से बहुत परेशान है। किससे? दल बदल से बहुत परेशान है। हम लोग भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस वाले जाके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं भाजपा को हटाने के लिए, तो कांग्रेस वाले फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके जो विधायक है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे? 2 चीजें हैं। जैसे आपने एक तो गोवा में मैं- हलफनामा लिखवाया है, कुछ ऐसा यहाँ तो नहीं सोच रहे हैं आप? यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो जो मौजूदा पार्टियां हैं और जो इनके नेता हैं, कई सारे कांग्रेस के टिकट पे जीते, भाजपा में चले गए, अब चुनाव के पहले सारे भाजपा से कांग्रेस में वापस। ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जहां देखते हैं जहां भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा वहीं भाग जाते हैं सारे के। इन्होंने पैसा कमाना है, इन्होंने लूटना है, इनका एक ही मकसद है। तो ये जो पूरा का पूरा ढांचा है इसको बदलना पड़ेगा। ये दोनों पार्टियां, इनके नेता जब तक इस पूरे ढांचे पे चोट करके एक नया सिस्टम जो दिल्ली के लोगों ने किया, एक नई पार्टी लेके आए, नए नेता लेके आए, नई सोच लेके आए, तब तक ये नहीं होने वाला। तो आम आदमी पार्टी जो है अभी तक, जैसे पहली सरकार जब हमारी दिल्ली में बनी जी, दिल्ली में 70 सीटें हैं, 36 सीटें चाहिए जीतने के लिए। बीजेपी की 32 आई, हमारी 28 आई। बीजेपी को 4 सीट चाहिए थी जीतने सरकार बनाने के लिए, 28 में से वो एक भी नहीं तोड़ पाए, नहीं तो 4 तोड़ के सरकार। आसान था। तो हमारा फेविकोल का जोड़ है, ये आसानी से नहीं टूटता। ठीक है। सरकार अगर आप सत्ता में आते हैं तो कहां से चलेगी? उत्तराखंड से, दिल्ली से? सरकार यहीं से चलेगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं जी, कि अभी क्या होता है कि धामी साहब, ये हम पंजाब में भी सवाल पूछते हैं भगवंत मान से जब वो जुड़ते हैं हमारे साथ। हाँ, मैं पंजाब का भी बताता हूं, यहां का भी बताता हूं। जैसे पंजाब में क्या है, कैप्टन अमरिंदर जब थे तो वो दिल्ली में 3-3 दिन तक बैठे रहते थे, सोनिया गांधी से मिलने का टाइम नहीं मिलता था उनको। ये कैप्टन अमरिंदर की इंसल्ट नहीं है। गांधी परिवार पूरे पंजाब 3 करोड़ पंजाबियों की इंसल्ट करता था। अब चन्नी साहब हैं, वो 90% टाइम वो उनके वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं गांधी परिवार के दिल्ली में। अभी चन्नी साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि केजरीवाल मेरे को ये कहता है, मेरे को वो कहता है, मैं केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो पत्रकार ने पूछा, जी कब करोगे? कहते मैं पार्टी हाईकमांड से पूछ के करूंगा। मतलब जो मुख्यमंत्री एक मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता, वो क्या आप तैयार थे मतलब मुकदमे के लिए? हाँ, मैं तैयार हूं। अच्छा। वो क्या सुबह चलाएगा? हाँ। भगवंत मान तो चन्नी साहब ने पिछले 3 महीने में कम से कम 90 चक्कर काटे होंगे दिल्ली के। अब भगवंत मान से पूछ लो उसने कितने काटे। वो 2 या 3 बार आया है मेरे घर दिल्ली, जब भी जरूरत पड़ती है मैं चला जाता हूं। एक देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, एक मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उत्तराखंड में भी आपका उन दोनों से ही मुकाबला है। चुनौती कठिन और बड़ी नहीं है? नहीं, चुनौती ये पार्टियां नहीं है, चुनौती समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ठीक करना है। हमारे पास आज एजेंडा है। हम कह रहे हैं हम आए तो हम स्कूल ठीक करेंगे, हम आए तो हम अस्पताल ठीक करेंगे। क्या आज बीजेपी कह सकती है कि हम स्कूल अस्पताल ठीक कर देंगे? उनको आता ही नहीं है, उन्होंने कभी किया ही नहीं है।
एक राज्य बता दो, अब तो उनको 40-50 साल हो गए राज करते करते जगह जगह। एक राज्य बता दो जहां उन्होंने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी ठीक करे हो। कहीं नहीं करे। हमने करे हैं, हमने तो 7 साल में कर दिए, तो ठीक तो हम ही कर सकते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस वालों से पूछ लो कि भाई तुम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, यही तो मुद्दे हैं जनता के, और क्या है? स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क। केजरीवाल सर, राहुल गांधी जी लगातार सक्रिय अब दिख रहे हैं उत्तराखंड में। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सक्रियता का कुछ असर कांग्रेस को फायदे के तौर पर और आपको थोड़ा नुकसान के तौर पर, राहुल गांधी कहीं कुछ डेंट कर सकते हैं उत्तराखंड में? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो आएंगे, ज्यादा आएंगे तो मदद ही मिलेगी आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता। उनके पास एजेंडा क्या है? कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है? बीजेपी के पास क्या एजेंडा है? कोई उनको क्यों वोट दे? अगर आप ही उनसे पूछे भाई आपको क्यों वोट दे कोई, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस कह रही है भाई अब हमारी बारी है, इन्होंने लूट लिया 5 साल, अब हमें लूटने का मौका दो। धामी साहब कह रहे हैं मेरे को तो अभी 6 महीने हुए हैं, 5 साल और मेरे को मौका दो। तो इनको बस लूटने के लिए चाहिए। मोदी मैजिक है या केजरीवाल मैजिक है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के तौर पे? कोई मैजिक नहीं है। जनता की मूलभूत मुद्दे हैं। आपने अभी बिल्कुल सही लाइन कही कि 75 साल हो गए आजादी के, आज तक अगर इस देश के लोगों को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क जैसे बेसिक मुद्दों के लिए लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये आज तक की सारी सरकारों के ऊपर लानत है। लेकिन बीजेपी अगर मोदी जी के चेहरे के साथ आती है उत्तराखंड में एक रोल मॉडल के तौर पर, तो आपको लगता है आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी को यहाँ पीएम, सीएम तो बनने वाले नहीं है। वैसे भी चेहरा तो उनका लगा ही हुआ सारे होर्डिंग्स में, आपने देखा होगा। उसका कोई असर, मुझे फीडबैक, कुछ सर्वे? मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। जैसा मैंने कहा कि आज कांग्रेस से क्या उम्मीद है? इन्होंने 10 साल राज कर लिया, और 5 साल दे दो। कोई कुछ नया नहीं करने वाली कांग्रेस। बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया, इनको 5 साल और दे दो, कोई नया नहीं करने वाले ये। हमें एक मौका दे दो, क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे। उत्तराखंड के चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। हम चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, और जनता के सामने मैं समझता हूं कि आज एक ईमानदार विकल्प है जो पहले नहीं था। 11 मार्च को हम फिर चर्चा करेंगे। 11 मार्च को फिर चर्चा करेंगे। एक और सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल। दर्शक जी प्लीज आप पूछिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे पलायन के ऊपर है। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है और वो आपके लिए चुनौती होगी, आप उसको किस प्रकार रोकेंगे? हमें यह देखना है कि पलायन का कारण क्या है। अगर अच्छे स्कूल ऊपर हमको मिलते, अगर अच्छे अस्पताल ऊपर हमको मिलते, अगर रोजगार के तरीके ऊपर हमको मिलते, तो हम प्रदूषण वाले इलाकों में क्यों जाते पहाड़ छोड़ करके। हमने इन 3-4 मुद्दों को सीरियसली अच्छे तरीके से एड्रेस करना है, और उसके बाद में पलायन अपने आप ही रिवर्स हो जाता है। लोग ऊपर जाना चाहते हैं। आजकल आप देखो, जब ये कोरोना का पीरियड था तो लोग चिंतित होकर के छोड़ करके सब पहाड़ों में जा रहे थे। आज वही कई लोग पहाड़ों में बैठे हुए हैं और वहां से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हमारे पास तो ये समझने वाली चीज है कि पहाड़ में हर कोई जाने वाला है, जाना चाहता है। 3-4 मूलभूत सुविधाएं जो देने की जरूरत है, और वही सुविधाएं जो मैं अभी बोल रहा था आपको। लेकिन कर्नल कोठियाल एक चीज बताइएगा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा कोई चुनावी मिथक है उत्तराखंड का कि गंगोत्री से जो जीतता है वो सत्ता में आता है। क्या अगर ये सच है बात, तो क्या गंगोत्री इसीलिए चुना है आपने? देखो, मिथक तो हम पहाड़ी लोग हैं, हमें ना मिथक तो माननी चाहिए। ठीक है। हमने गंगोत्री क्यों चुना है उसका कारण तो सिंपल है। हम जब पहली बार पोस्टिंग आए आर्मी से उत्तराखंड में, तो वो गंगोत्री में आए, गंगोत्री विधानसभा उत्तरकाशी में। केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए जब हम गए तो 800-900 लड़कों को जो लेकर के गए वो हम उत्तरकाशी से लेकर के गए। यूथ फाउंडेशन जहां से हमारे संस्था, जहां से हमारे 10-12 हजार लड़के लड़कियां नौकरी में लग गए हैं, वो हमने उत्तरकाशी में शुरू करा। उस संस्था को चलाने के लिए किसी गांव ने अगर जमीन दान दी है, 70 नाली जमीन दान दी है, वो कम नहीं होती। वो उत्तरकाशी का गांव है। वहां पे आज उस उत्तरकाशी में यूथ फाउंडेशन से नौकरी कर रहे हैं जो फौज में, कोई 1500-1550 लड़के हैं। अगर ऐसी सब चीजें हैं तो वो तो मेरी कर्म भूमि है, इलेक्शन तो वहीं से लड़ना चाहिए। लेकिन मिथक के बारे में एक जरूर बोलूंगा, वहां पे उल्टा है, ये उल्टा उत्तराखंड में उल्टा है। जहां पे जिस सरकार, जो सरकार वहां बनती है, ये अपना गंगोत्री विधानसभा में जिस सरकार का विधायक होता है, क्योंकि वो निकम्मा होता है, इसलिए अगले की सरकार बनती है। कहानी ये है असली में। ओके। अरविंद सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। उत्तराखंड जब से वजूद में आया है तब से ये कहा जाता रहा कि यहाँ पे एक तीसरा विकल्प होना चाहिए, क्योंकि मोटे तौर पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है।
आपको क्या लगता है, कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे लोगों को इस चुनाव में कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में स्थायी तौर पर तीसरा विकल्प है, मजबूत विकल्प है? क्योंकि कई प्रयोग पहले भी हुए हैं यहाँ पर। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और आज लोग, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में नौकरी करते हैं, और उन्होंने दिल्ली के अंदर देखा है कि किस तरह से दिल्ली का विकास हुआ है मात्र 7 साल के अंदर। वो दिल्ली के लोग यहाँ पे वापस आते हैं, अपने घर में छुट्टियों में आते हैं, फोन करते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो दिल्ली ने एक आम आदमी पार्टी के प्रति एक प्यार, मोहब्बत, इज्जत और एक होप पैदा की है। मैं समझता हूं कि वो बुझने वाली नहीं है। इस चुनाव के जो भी नतीजे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे नतीजे होंगे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी सारे पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, अगले चुनाव, सभी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पे मतलब सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है आम आदमी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये सब कोटियाल साहब तो यहीं के, बाकी सारे कैंडिडेट्स यहीं के हैं। मेरा हो सकता है कितना आना जाना होगा वो अलग बात है, लेकिन पार्टी अब यहाँ पे स्थिर तौर पे काम। कर्नल कोटियाल, उत्तराखंड के लोगों को ये भरोसा आप दिला रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव तक नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है, स्थायी तौर पर अब आप यहाँ की सियासत करेंगे? हम तो जनता को ये बता ही रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा हमको ये बोल रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए। जब हमारे, कहते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम पहाड़ी हैं, हमको ना वोट देना मानते हैं कि हमारा अधिकार है। अब होता क्या है कि जब हमें जाना ही है वोट देने, तो हम एक पार्टी को देते हैं, वो पार्टी कर नहीं पाती, हम दूसरी को देते हैं। जानते हैं कि इस पार्टी को हरवाया हमने, दोबारा उस हरवाई हुई पार्टी को जितवाते हैं। तो कहते हैं कि आप लोग जो हो, आप तो हमारी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण हो। ग्राउंड पे कामयाब मॉडल दिल्ली में दिखते हैं। अजय कोटियाल खुद एक सक्सेसफुल मॉडल है। तो जनता तो आज पूरी होप की तरह, उम्मीद की तरह हमको देख रही है, एक तीसरा विकल्प। ठीक है अरविंद सर, एक बयान में आपका पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21 साल हो गए हैं, लेकिन पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहाड़ लूट लिए, नदियां लूट ली, और इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए हम 21 महीने का प्लान बना रहे हैं। ये 21 महीने का क्या प्लान है सर? एक कहने का वो तरीका था कि 21 साल में इन्होंने लूटा है जी, और 21 महीने के अंदर ये बदलाव आपको दिखाई देने लगेगा। हमारी सरकार अगर बनती है तो 21 महीने के अंदर आपको पूरी दशा बदलती हुई नजर, ऐसा नहीं कि सब कुछ 21 महीने में अचीव किया जा सकता है, लेकिन 21 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखना चालू हो जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो जाएंगे, स्कूलों में बदलाव चालू हो जाएगा, रोजगार मिलने चालू हो जाएंगे, बिजली के ऊपर बदलाव आपको कॉन्क्रीटली नजर आने लगेंगे। एक और मैं आपका बयान पढ़ रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि आपके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। तो फिर सवाल ये कि फिर कैसे मुकाबला करेंगे? जनता लड़ेगी। जैसे दिल्ली में भी हमारे पास पैसे नहीं थे। दिल्ली में पहला चुनाव जब हम लड़े थे 20 करोड़ रुपए में लड़े थे, 70 सीटें, 1 करोड़ से भी कम, मतलब 50 लाख से भी कम। तो 20 करोड़ रुपए, ये लोग तो एक एक सीट पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। हमने तो सारा का सारा चुनाव ही 20 करोड़ में लड़े थे। तो हम कम पैसे में चुनाव लड़ते हैं, जनता उसमें भागीदारी करती है, जनता घर घर जाती है, जनता को उम्मीद नजर आती है। और चूंकि हम कम पैसे में चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के बाद हमारा ऐसा नहीं कि फलाने का एहसान है, इसका एहसान है, उसका एहसान है, अब इसके एहसान उतारने हैं, वो हमारे ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं। कर्नल कोटियाल, फंड की कोई समस्या तो नहीं है? आप बता सकते हैं, मतलब केजरीवाल सर सामने बैठे हुए हैं, दिलवा देंगे। कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही हो फंड की? जगह जगह जा रहे हैं हम, लोग पिठाई लगा रहे हैं। पिठाई होती है शुभ अवसर के लिए। अम्मा ने अभी इनको 2100 रुपए दिए, वो बताइए आप। जब हम गांव में गए तो वहां पे एक महिला मिली, बुजुर्ग महिला। पहले तो गले से हमको चिपकाया, आशीर्वाद दिया, फिर एक पिठाई लगाई और एक लिफाफा दिया कि बेटे इसमें ना 2100 रुपए हैं। ये 2100 रुपए और पार्टियों के 2,10,000 रुपए से ज्यादा है, तो इनको लेके चल, तेरे को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। वोटिंग में बहुत कम वक्त बचा है, कुछ इंटरनल सर्वे, असेसमेंट्स, कुछ रिपोर्ट आपके पास आ रही हो, किस तरीके का फीडबैक है पार्टी के कैंडिडेट जो आपने उतारे हैं उनको लेकर और चुनावी माहौल को लेकर? देखो, एक सर्वे तो सब पार्टियां अपना कराते रहती हैं और वो झूठा हाईलाइट करते रहती हैं। हमारे पास तो मैं आपको बोलूं, अगर जो डेटा होता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया है आज जी, अगर रजिस्ट्रेशन कराने में जो बिजली गारंटी है, रोजगार गारंटी है, महिला सशक्तिकरण की जो गारंटी है, तीर्थ यात्रियों की जो गारंटी है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है, वैसे तो कोई हमारे पास है 26-27 लाख रजिस्ट्रेशन, लेकिन उनमें कुछ हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब बिजली भी है उसके पास, महिला भी है, रोजगार भी है। 18 साढ़े 18 लाख के करीब हमारे पास प्योर वो है जो कि
जो डुप्लीकेट भी नहीं है। ये ह्यूमन सर्वे बोलूंगा, ह्यूमन इंट बोलूंगा, ठीक है। टेक्निकल सर्वे नहीं है, ह्यूमन सर्वे है। ह्यूमन सर्वे बड़ा क्लियर बता रहा है। लेकिन हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि जवान तो मैं भी हूं और युवा मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ दौड़ लगाने कर्नल कोठियाल। हरीश रावत जी ने तो अभी क्या करा, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आके यहाँ पे ये अलग अलग गारंटी स्कीम्स बनाई, तो पहली बार उनकी भी समझ में आया कि मैनिफेस्टो कैसे बनाना चाहिए। सेम टू सेम उन्होंने वो कर दिया है, अपना मैनिफेस्टो बना ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे? नहीं, एक गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने खाली ये नहीं लिखा कि एक सिग्नेचर होते हैं ना, सिग्नेचर में भी लिख देते अरविंद केजरीवाल। तो मेरे को लगता है कि सब लोग यकीन मानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं सही बोलेंगे,